हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीटेट के एवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली क्लास है। तो आप सभी को आज के सेशन में एंड तक बने रहना है। तो आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ डिटेल में। तो सभी साथियों को एक बार क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, गोवा। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करेंगे कि बोरा जो एक चिपचिपे चावल की किस्म है, यह मुख्य रूप से किस राज्य की है। देखिए, अगर हम बात करते हैं बोरा चावल की, तो ये आपकी असम की किस्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह व्यक्ति जो वनों में कम से कम वर्षों तक रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, या फिर राष्ट्रीय वन नीति 1988 से। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही आंसर करेंगे। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सही विकल्प की, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। वन एक्ट के अधिकार 2007 से इसे लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। विकल्प दे रखे हैं आपके। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, या फिर सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। डी कह रहा है कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर जो आपका पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित जो प्रवृत्ति होती है, वो आपके स्कूल के साथ साथ विद्यार्थियों को बाहर के परिवेश से भी जोड़ करके सिखाना चाहिए, और वहीं रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब कि रटने पर आपको कभी भी बल नहीं देना है। और वहीं सी कह रहा है कि सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान होना चाहिए। तो बिल्कुल सीखने के लिए कभी भी किताबों का यूज नहीं करेंगे, मतलब कि किताबी कीड़ा नहीं बनना है आपको कभी भी। बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर की, तो विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी और सी कथन ये तीनों ही आपके सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकें जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, वह क्या कहलाती हैं। फेमटो सिंचाई, नैनो सिंचाई, माइक्रो यानी कि लघु सिंचाई, या फिर ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी साथी आंसर करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर की, तो विकल्प डी सही हो जाएगा इसका, ड्रिप सिंचाई। अगला है, विटामिन वह चीजें होती हैं जो यह हमारे उपापचय दर को बढ़ाते हैं, जिसके कारण वजन में कमी आती है, हमें स्वस्थ बनाए रखने के लिए औषधि के रूप में जरूरी होते हैं, कमी वाले रोगों से बचने के लिए कम मात्रा में जरूरी होता है, मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए उसे सशक्त बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं विटामिन की, तो जो आपके विटामिन होते हैं वो कमी वाले रोगों से बचने के लिए कम मात्रा में जरूरी होते हैं, मतलब कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश किसके शोध करने के लिए मिला था। चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है, या फिर डेंगू मच्छर से फैलता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा।
देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। मलेरिया मच्छर से फैलता है। अगला है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। यानी कि एक पेड़ से या फिर जो झाड़ी होती है उसके शाखा से लटकने वाला घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? सूर्य पक्षी बनाता है, कौवा बनाता है, या फिर भारतीय रॉबिन बनाता है, या फिर बारबेट बनाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं सूर्य पक्षी की, सूर्य पक्षी को शक्कर खोरा कहा जाता है। इसी के साथ जो इसका है वो दूसरा नाम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसी के साथ बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर की, तो विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी कि सूर्य पक्षी जिसे शक्करखोरा भी कहते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं भारतीय रॉबिन की, तो भारतीय रॉबिन आपकी जो होती है वो कलचिड़ी कहलाती है। यानी कि जो आपकी कलचिड़ी होती है वो पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है उसके अंदर अपना घोंसला बना करके अंडे देती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? विवरण, चित्र पठन, स्वतंत्र वाद विवाद, या फिर कथा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सभी आंसर करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर की, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो विवरण होता है वो बच्चे को विवरण नहीं देना है किसी प्रकार का, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी चित्र पठन, तो बिल्कुल बच्चों से चित्र पठन करवाना चाहिए, वहीं उन्हें स्वतंत्र वाद विवाद के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बाकी जो आपका डी दे रखा कथा, ये तीनों ही विकल्प सही है। बाकी इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि विवरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने और चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। बताइए सभी साथी आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए विकल्प जो तीसरा है आपका ये सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी ये तीनों ही सही होंगे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे कि मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से सभी आंसर करेंगे। बताइए कि मलयालम में माँ की जो बड़ी बहन होती है यानी कि मौसी, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की बात करते हैं तो विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वलियम्मा जो है वो मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन यानी कि जो मौसी होती है उसे वलियम्मा कहा जाता है। और वही बात करें अगर हम अमोम्मा की, तो ये आपकी नानी कहलाती है, यानी कि मम्मी की माँ कहलाती है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारोत्तोलकों की प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। सभी आंसर करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन। चलिए अगला देखते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि जो मगरमच्छ होते हैं आपके, वो शिकारियों के द्वारा क्यों शिकार किए जाते हैं? क्या उन्हें खुशबू के लिए मारा जाता है, या फिर सींगों के लिए मारा जाता है, या फिर दांतों के लिए मारा जाता है, या फिर उनकी त्वचा के लिए मारा जाता है? बताइए सभी साथी आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अगर हम बात करते हैं मगरमच्छ जो शिकारियों के द्वारा मारे जाते हैं वो उनकी त्वचा के कारण मारे जाते हैं। अगर ये मारे क्यों जाते हैं, पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हें क्यों मारा जाता है उनकी त्वचा के लिए। तो देखिए इन्हें मारा क्यों जाता है,
तो मगरमच्छ को उनकी त्वचा के लिए इसलिए मारा जाता है क्योंकि इनकी त्वचा से पर्स और जूते बनाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इसी के साथ कि जो आपके मगरमच्छ की त्वचा होती है उनसे आपका पर्स, जूते और आपकी बेल्ट हो गई या फिर जो आपके लेदर के जितने भी सामान होते हैं वो आपके मगरमच्छ की त्वचा से भी बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो आपको बताना है कि जो रजत है वो किस रोग से पीड़ित है, क्योंकि उसे जो है वो कपकपी, बुखार, सिर दर्द और इसी के साथ जो है वो पसीना भी आने लगता है। तो उसे कौन सी बीमारी है? मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार या फिर अतिसार। सभी साथी फटाक से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो विकल्प ए सही हो जाएगा, मलेरिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में पड़ता है? मालाखेड़ा, वलसाड, उडुपी या फिर कोझिकोड। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सही आंसर की तो जो आपका केरल है, केरल के अंदर आपका कोझिकोड पड़ता है, यानी कि विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मालाखेड़ा की तो मालाखेड़ा जो है आपका ये राजस्थान में पड़ता है। और वहीं बात करें अगर हम उडुपी की तो उडुपी जो है आपका ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। इसी के साथ आपको ये सब भी ध्यान रखने हैं, हो सकता है आने वाले आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ ले इस बार ये। चलिए इसी के साथ अगला देखते हैं। मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन से हैं? आपको बताना है कि मिजोरम के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सभी साथी आंसर करेंगे और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से आंसर करिए आप सभी कि मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो आपके मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं वो आपके मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया और इसी के साथ आपका असम हो गया। मतलब कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। त्रिपुरा, असम और मणिपुर जो है वो मिजोरम के निकटवर्ती राज्य हैं। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, मछली, कछुआ और बतख दे रखा है आपका और आपको ये बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है, मछली, कौवा, घड़ियाल या फिर कछुआ। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो अधिकतर सब आपके पानी में रहने वाले जीव हैं। देखिए घड़ियाल भी आपका पानी में रहता है, मछली भी आपके पानी में ही रहती है, कछुआ भी आपका पानी में रहता है और बतख जो आपके ये भी पानी में रहती है। मतलब कि जो आपका कौवा है ये एक पक्षी है इसलिए ये पानी में नहीं रहता है। तो आपका जो अन्य से भिन्न होगा आपका वो कौवा कहलाएगा। मतलब कि विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, ट्रेन टिकट PNR दर्शाता है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड या फिर व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं PNR की तो इसकी फुल फॉर्म आप जान लीजिए, हो सकता है आपके फुल फॉर्म भी पूछ ले कभी कभी। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यानी कि PNR। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं विकल्प सी सही हो जाएगा, यात्री का नाम रिकॉर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? चौक एवं टॉक विधि, जग एवं मग विधि, व्याख्यान विधि या फिर जांच आधारित शिक्षण। तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, जांच आधारित शिक्षण। अगला है, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना है। वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा के पानी का संचयन करना, वर्षा के पानी को इकट्ठा करना या फिर वर्षा का उत्खनन करना। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के सही विकल्प की तो इसका जो सही विकल्प जाएगा आपका वो वर्षा के पानी का संचयन करना है, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए
उपयोग करती हैं? आपको बताना है जो दादी लोग होती हैं वो सर्दियों में आपको बचाने के लिए, जो आपकी त्वचा होती है रूखी हो जाती है, इसको बचाने के लिए वे किस घोल का उपयोग करती हैं? नींबू का रस और गुलाब, या फिर जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस, गुलाब जल और सिरका, गुलाब जल और आसुत जल। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा कि जो आपकी दादियां होती हैं वो सर्दियों में जो रूखेपन से बचाने के लिए वो किस घोल का प्रयोग करती हैं। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा विकल्प बी, यानी कि जल, ग्लिसरीन और जो नींबू का रस होता है आपका। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके नींबू की, तो नींबू जो होता है आपका, इसके अंदर जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और साथ ही विटामिन सी भी इसके अंदर होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी है? उल्लू, मैना, तोता या फिर कबूतर। अगर हम बात करें उस पक्षी की जो अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो ये आपकी मैना होती है जो गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, यानी कि विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम उल्लू की बात करते हैं तो उल्लू जो है आपका वो 360 डिग्री तक जो है वो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वह सीखते हैं। आपको बताना है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं या जिन्हें सुनने में दिक्कत है, तो वो किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं? क्या स्थानीय भाषा के माध्यम से सीखते हैं, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सीखते हैं, या फिर ब्रेल के माध्यम से सीखते हैं, या फिर मातृभाषा के माध्यम से सीखते हैं? सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए कि जो बच्चे आपके बोल और सुन नहीं पाते हैं वह किस चीज़ों से सीखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही विकल्प जाएगा वो विकल्प बी, यानी कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही बच्चे जो होते हैं आपके वो सीख पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छूकर पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित है 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर या फिर 4 बिंदुओं पर। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपकी ब्रेल लिपि है वो जो आपके दृष्टिहीन जो बच्चे होते हैं वो किन बिंदुओं को छू करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्रेल लिपि में जो आपके अंकित बिंदु होते हैं वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, यानी कि विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है गलाने से, जलाने से, पकाने से या फिर भूनने से। सभी साथी फटाक से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही विकल्प जाएगा वो विकल्प सी, पकाने से, यानी कि बेक करने से जो है आपका वो मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो मजबूत बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। डेजर्ट ओक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब कि आपको ये बताना है जो कथन सही नहीं है। वह अपने ट्रंक में पानी जमा करता है, इसमें पत्तों के स्थान पर कांटे होते हैं, इसकी उथली हुई जड़ें होती हैं, या फिर ये 8 मीटर से अधिक लंबा होता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं डेजर्ट ओक पेड़ जो है तो ये आपका जो होता है इसकी उथली हुई जड़ें नहीं होती हैं, मतलब कि विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। बाकी ये अपने ट्रंक में यानी कि तने में अपना पानी भी जमा कर लेता है। इसी के साथ इसमें पत्तों के स्थान पर कांटे भी होते हैं और ये 8 मीटर से अधिक लंबा भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कौन सा कथन आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे की निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतों और उपसंकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसे टिप्पणियां बच्चों के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। या फिर बच्चे के पोर्टफोलियो में उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरीके से होने चाहिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आकलन के बारे में जो सबसे कम उपयुक्त कथन है वो है आपका
विकल्प ए यानी कि बच्चे के निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, कांच की जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य के धूप में अच्छे से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो आपने कभी कभी देखा होगा घरों में कांच के जार में जो होता है वो आम का अचार रख देती हैं, तो कभी कभी जो है वो उन्हें सूर्य की रोशनी दिखाती हैं। तो वो क्यों दिखाती हैं? क्या उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए दिखाती हैं, या फिर अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए दिखाती हैं, या फिर नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए दिखाती हैं, या फिर उनमें से धूल हटाने के लिए दिखाती हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के सही विकल्प की, तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी कि नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए जो है वो अचार में सूर्य की रोशनी दिखाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का क्या गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता, सृजनात्मकता विधि, इनमें से सभी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही विकल्प जाएगा वो विकल्प डी, यानी कि लक्ष्य केंद्रित विधि, चयनात्मकता और सृजनात्मक विधि। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के सही विकल्प की, तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। अगला है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। इलायची, लौंग, मेथी, सौंफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? और सभी साथी जितने भी नए जुड़े हैं वो एक बार क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी कि लौंग। अगला है क्वेश्चन, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? कृंतक, छेदक, विषदंत या फिर शल्क? विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। विषदंत जो होते हैं वो सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में, यहाँ पर छूट गया है आपका उप थीम पूछा हुआ है यहाँ पर आपका, तो आपको ये बताना है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? कार्य और खेल, परिवार और दोस्त, भोजन और जल। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के राइट विकल्प की, तो विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त जो है। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा की शिक्षक सवाल देते हैं क्या हो अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन है, यानी कि बंद अंत वाले अभिसारी और मुक्त अंत वाला अपसारी, मुक्त अंत वाला अभिसारी और बंद अंत वाला अपसारी। सी कह रहा है कि मुक्त अंत वाला अपसारी और बंद अंत वाला अभिसारी। डी कह रहा है कि बंद अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट विकल्प क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के सही विकल्प की, तो विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, बंद अंत वाला अभिसारी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बंद अंत वाले जो अभिसारी प्रश्न होते हैं, उनमें से अगर हम आपको एग्जाम्पल दें, जैसे कि टीचर ने कहा कि आपको एक टॉपिक दे दिया गया और उसमें कहा कि इस टॉपिक से आपको सिर्फ 5 लाभ लिखने हैं,
तो मतलब कि बच्चा क्या करेगा, सिर्फ आपके 5 लाभ ही लिखेगा। तो इस वजह से जो ये आपका प्रश्न हो जाएगा ये बंद अंत वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा सिर्फ 5 लाभ ही लिख पाएगा। और वहीं दूसरा बात कर रहा है आपसे कि मुक्त अंत वाला अपसारी। तो देखिए अपसारी प्रश्न वो होते हैं जिनमें जो टीचर होता है वो आपसे कोई चीज पूछ लिया कि मान लो अगर धरती पर आपके पेड़ नहीं हुए तो आप क्या करेंगे। तो बच्चे क्या होते हैं इसमें मल्टीपल तरह से सोचने लगते हैं, मतलब कि जितने भी बच्चे होंगे वो सभी अपना अलग अलग आंसर देंगे, है ना। तो जो आपके बंद सिरे वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रश्न का एक ही आंसर होता है, और जो मुक्त अंत वाले होते हैं यानी कि आपके जो अपसारी प्रश्न होते हैं उनमें कई तरह के आंसर देते हैं बच्चे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो मुक्त अंत वाला और बंद सिरे वाले प्रश्न कैसे होते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अगर पानी से बदबू आती है तो वहां गंध जोड़ करके हटाया जा सकता है। ब्लीच, फिटकरी, सक्रिय कार्बन या फिर निष्क्रिय नाइट्रोजन। देखिए अगर पानी से बदबू आती है तो वहां पर क्या करते हैं आप सभी, तो वहां पर जो सक्रिय कार्बन होते हैं उनको डाला जाता है, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम लेती है और पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैर रहा है, और वह फाइल को मोड़कर जोर से दबा दी है, फिर पानी में उसे डाल देती है। शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम कौशल का उपयोग किया जाएगा। क्या वर्गीकरण का उपयोग होगा, या फिर अवलोकन होगा, या फिर इसके अंदर परिकल्पना की जाएगी, या फिर ये मापन होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के सही विकल्प की, तो विकल्प सी आपका सही हो जाएगा, परिकल्पना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जाता है। वर्णन द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, या फिर सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी फटाक से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के लिए कि ईवीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण कब दिया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के राइट आंसर की, तो इसमें जो है आपका ये वर्णन के द्वारा भी दिया जाता है, और आपका प्रयोगों की प्रक्रिया के द्वारा भी दिया जाता है, और इसी के साथ वास्तविक संवाद के द्वारा भी दिया जाता है। बचा आपका विकल्प डी, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी, मतलब कि विकल्प दूसरा आपका सही हो जाएगा, ए, बी और सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। निर्देशन प्रदर्शन, या फिर चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, हस्तपरक गतिविधि। तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही विकल्प की, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, हस्तपरक विधि। अगला है आपका, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। क्या छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव है, समाजीकरण को बढ़ावा देना है, या फिर बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना है, या फिर टीम की भावना को बढ़ाना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के सही विकल्प की, तो इसके अंदर है विकल्प ए, यानी कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव जो होते हैं आपके, वो पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव कहां पर पड़ता है, आपको ये बता रहा है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, या फिर महाराष्ट्र में पड़ता है, और डी कह रहा है कि राजस्थान में पड़ता है। बताइए जहां पर आपके खेजड़ी के पेड़ उगते हैं वह राज्य आपका कौन सा है। और इन्हीं पेड़ों के नाम पर ही वहां का जो गांव का नाम है वो भी इन्हीं पेड़ों के नाम पर ही रखा गया है। तो आपको बताना है कि यह जो गांव है आपका वो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 के सही विकल्प की बात करें
तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में ही आपका एक खेजड़ली गांव है जहां पर ही आपके खेजड़ी के पेड़ उगते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं, संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कह रहा है कि पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को आमंत्रित करना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के सही विकल्प की, तो विकल्प डी आपका सही हो जाएगा, एक पौधे को अपनाना और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को आमंत्रित करना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और आज का आपका जो कमेंट बॉक्स में जिस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है वह है आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाया जाने वाला सामान्य तत्व है। यानी कि आपको ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन में आपके तत्व पाए जाते हैं वो आपके कौन से हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर सल्फर। तो देखिए इस क्वेश्चन का सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के क्लास में उपस्थित होइए। देखिए ऐसे काम नहीं चलने वाला है क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम भी बहुत नज़दीक है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। हम बिल्कुल आपको अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।